Welcome class for with part 4 of our this numerical problem solving series. So in this we are going to solve problem related to force on a conductor and hopefully minimum. So this question is saying that a wire of length L carries a current I along x-axis and a magnetic field that is B vector, it is vector, okay. B vector is equal to B naught ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इतना टेस्ला एग्जिस्ट इन द स्पेस. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द वायर. यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. कौन सा फोर्स? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर जो कि वायर पे एक्ट हो रहा है. तो हमें पता है एक्सप्रेशन क्या होता है कंडक्टर की. अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था बिल साइन थीटा, राइट. बी आई एल साइन थीटा, हमने यही पढ़ा था. साइन थीटा. और वहाँ पे जो एंगल थीटा होता था वो किसी किसके बीच का होता था? वो लेंथ और उसका हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था. ठीक है. या तो हम आई एल क्रॉस बी लिखते थे या तो हम बी आई एल साइन थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे बी आई एल साइन थीटा से तो काम चलेगा नहीं, हमें आई एल क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा. ठीक. तो हम अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है तो हमको वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे एफ इक्वल टू होगा करेंट आई. ठीक है. फिर आपका एल, देन क्रॉस, देन बी. ठीक है. इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन होगा. अब आपको पता है ना कि ये आपका क्या लिखा हुआ है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करंट अलोंग द एक्स एक्सिस. तो अब आप जानते हो ना लेंथ की डायरेक्शन कौन सी होती है? वही जो करंट की डायरेक्शन होती है. इज इट क्लियर? लेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि करंट जो है लेंथ के अलोंग ही मूव करता है. ठीक है. उसके अलग तो मूव करेगा नहीं, तो लेंथ के अलोंग ही करंट की डायरेक्शन होती है, जो कि हमने ऑलरेडी बायोसोबाट में भी देखा था. जो हम करंट एलिमेंट लेते थे, लेंथ का छोटा सा एलिमेंट, वो भी उसकी डायरेक्शन किसके बराबर होती थी? सेम होती थी, वही जो करंट की डायरेक्शन होती थी. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. आई एल क्रॉस बी है हमारे पास. तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो वायर है कैरीज अ करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमारा जो यहाँ से जो एल वेक्टर हो जाएगा, एल वेक्टर को यानी कि लेंथ वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अपने एल वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ये कैपिटल है, उसको हम लिख सकते हैं एल मैग्नीट्यूड. ये एल वेक्टर है, ठीक है. वहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना उस पर वेक्टर लगा देना. मैं लगा देता हूँ तुम लोग की सिंप्लिसिटी के लिए, वरना तुम लोग याद से लगा देना. दिस इज एल वेक्टर जो हम लिखने जा रहे हैं. हमारा एल वेक्टर है, ठीक है. एल वेक्टर को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी ये वेक्टर है, ये भी एल वेक्टर है और ये बी भी वेक्टर है. ठीक है. और यहाँ पे जो बी यूज़ किया था मैंने वो भी एक वेक्टर ही है. इज इट क्लियर बच्चों? ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. तो ये अभी वेक्टर तुम लोग को दिखाई देगा बाद में, अभी ये नहीं दिख रहा है. दिस एल, और इसको हम लिख सकते हैं आई कैप, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक्स की डायरेक्शन होता है उसको हम यूनिट वेक्टर आई कैप से डिनोट करते हैं. ठीक है. ओके. नाउ दैट वी हैव इतना कुछ हमने लिख दिया. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो उसको मैं बार बार दोबारा से नहीं लिखूंगा. अब हम डायरेक्ट उसको क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट उसको हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है? एफ इज इक्वल टू आई करंट जा रहा है हमारे उसके अलावा, तो हम आई करंट को आई करंट ही लिखे रहने देंगे. ठीक है. आई करंट का कोई ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो हम उसको आई से ही डिनोट करेंगे, तो आई को आप बाहर लिख लो. ठीक. एल क्रॉस भी आपको करना है, तो एल की जगह जो वेक्टर, एल वेक्टर की जगह जो भी इसका फॉर्म लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए, यानी कि एल इंटू आई कैप लिख लोगे आप. ब्रैकेट में इसको कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए पहचानना. एल इंटू आई कैप आप लिख सकते हो. ठीक है. क्रॉस बी वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बी नॉट भी है बाहर. तो बी नॉट हमारा कैपिटल बी नॉट ब्रैकेट में अगेन हमारा आई कैप प्लस की जे कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. इज इट क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करना हमें बहुत आसान. हमें पता है ना आई क्रॉस आई क्या होता है. आई क्रॉस आई क्या होता है? खुद सोचो. आई ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, यही होता है. तो आई क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो आई क्रॉस आई विल बी आई
इंटू आई साइन थीटा, और आई को हम आई से ही क्रॉस करेंगे, तो आई तो सेम वेक्टर है ना आई के ही, मतलब दोनों आपस में क्या है, एक तरह से पैरेलल ही मान सकते हैं हम उनको, इक्वल और पैरेलल, तो 0 डिग्री एंगल हो गया, तो आई क्रॉस आई विल बी आई इंटू आई साइन 0 डिग्री, और वो हमारा 0 हो जाता है, तो वहाँ से आई क्रॉस आई 0 हो जाता है हमारा, ठीक है। बट आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। इस तरीके से साइकिल होती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। और वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक बार मेरी ही प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएगी वाली वीडियो आपको वेक्टर से रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो ज़रूर देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट 2 वीडियो मैंने बनाई है, उन दोनों को देख लोगे तो वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम लोग, ठीक है। सो हेयर वी हैव, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अगेन इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो आई लिखते हैं और एक ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख सकें। इसको हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि आई क्रॉस आई क्या होता है आपका, कुछ सोचो, यानी कि जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही यहाँ पे भी खोलते हैं, बट यहाँ पे क्रॉस आता है, ऑपरेटर क्रॉस, उसको हम लिखते जाते हैं साथ में। तो हमें पता है ना ये आई से आई का ही क्रॉस होने वाला है, तो वो तो जीरो होता है, उसको नहीं लिखते हैं ना, कोई मतलब नहीं है लिखने से उसको, हम सीधे आई को जे से क्रॉस करते हैं और आई को के से भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। आई को आई से क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी अल्टीमेटली हमारा उसका जो एक्सप्रेशन आएगा आई क्रॉस आई वो जीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं, तो हम सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो एल आई कैप, यानी कि एल हम लिखते हैं यहाँ पे, एल को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बी नॉट से, क्योंकि बी नॉट तो बाहर है ही, साथ में आपका क्या बच रहा है अब, एल बी नॉट तो हो गया, बस का आई कैप और जे कैप बच रहा है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है भाई, ये जो आई कैप है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, ये होता है हमारा के कैप, इज इट क्लियर, तो हम यहाँ लिख देते हैं के कैप, ठीक। अब साइन क्या लगेगा, प्लस, अगेन आगे बढ़ेंगे, फिर से एल लिखेंगे, फिर बी नॉट लिखोगे आप, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है आई कैप क्रॉस जे के कैप, अब आई क्रॉस के कैप है, उल्टा हम साइकिल में जा रहे हैं, तो आएगा इसका आंसर माइनस जे कैप, ठीक है। मैंने बताया था ना आई फिर जे फिर के आता है, साइकिल बनती है आई जे के फिर आई जे के फिर आई जे के, उस साइकिल को अगर फॉलो कर रहा है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, लेकिन अगर उस साइकिल के रिवर्स हम चलेंगे, जैसे कि के क्रॉस अगर हम उसकी बात करें, जैसे हमें यहाँ पे आई क्रॉस के की हम बात करें तो उल्टा साइकिल में आ रहा है, तो वहाँ पे जो आंसर आता है हमारा माइनस जे कैप आता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस जे कैप, इज इट क्लियर, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई को हम लिखे रहने देते हैं बाहर ही ब्रैकेट में, एल कैपिटल एल वी नॉट को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, के कैप माइनस जे कैप, ठीक है, हमारे पास ये आंसर बच रहा है, तो लास्ट में जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा कुछ यही आंसर होगा, ठीक है। बट अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पूछेगा तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना क्या जानते हो क्या होता है, जितने भी अंदर कोफिशिएंट्स है उसका अंडर रूट में स्क्वायर करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट सारे कांस्टेंट्स तो रहेंगे ऑब्वियसली, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है ना, इसको अगर हम खोल के लिखें, इस एफ, ये जो हमारा जो आंसर है ये एफ फैक्टर आया है ना, एफ फैक्टर अगर हम खोल के लिखें तो ये हो जाएगा बी नॉट आई इंटू एल, पहला आएगा के कैप, ठीक है, फिर माइनस बी नॉट इंटू आई इंटू एल, क्या है, जे कैप, इज इट क्लियर, यही हमारा आएगा वेक्टर में आंसर जो एफ का हमारा आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम इसको जब मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे इसका, एफ का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे, या ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आप एफ का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो एफ का मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वेक्टर में हम मॉड लगा देते हैं, ठीक है। मॉड हम किस तरीके से लगाते हैं, हम इस तरीके से मॉड लगाते हैं, ठीक है, इसके बड़े बड़े दो ठो, इसको इस तरीके से, ठीक है, मॉड, इसको मॉड कहते हैं बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉड, इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हम लिखते हैं,
उसके मैग्नीट्यूड को। तो अभी आपको मैं लिख लूँगा तो दिखेगा मॉड। तो इसको लिखते हैं हम अंडर रूट में जो हमारा पहला वेक्टर कैप के साथ है उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी कि बी नॉट कैपिटल आई कैपिटल एल, इनका स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस अगेन उनका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ पे बी नॉट अगेन आई और एल, इसका स्क्वायर है तो वो माइनस में, लेकिन स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर में पॉजिटिव भी हो जाता है, हम इसको कर देंगे। तो ये सारा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट, जब इसको ब्रैकेट मतलब जब अंडर रूट खोलेंगे हम, तो ये इसका स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 इंटू बी नॉट आई एल की पावर, होल की पावर, मतलब केवल एक की नहीं, होल की पावर 2 स्क्वायर, है ना। फिर जब हम अंडर रूट को खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू बी नॉट आई एल। इज इट क्लियर। तो आप इस तरीके से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेक्टर से रिलेटेड था, क्योंकि अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उनके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक? चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज इतना टेस्ला एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। तो क्या कह रहा है, डायरेक्शन जो इस फील्ड की है वो ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ फील्ड की डायरेक्शन। एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से कि 1 एम्पियर की करंट दौड़ रही है, ये वो रखा हुआ है। तो बताओ उस पर फोर्स क्या लगेगा, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या लगेगा। अब यहाँ से फोर्स में आपको लेंथ डिवाइड करना पड़ेगा कंडक्टर का, ठीक है। तो पूछ रहा है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा when it is placed on a horizontal table and the direction of the current is, पहला ईस्ट टू वेस्ट तब क्या होगा और साउथ टू नॉर्थ तब क्या होगा। पहली चीज़ तो ये करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग ही करंट दौड़ेगा, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगी। तो ये तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। पहला ईस्ट टू वेस्ट अगर है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ लग रही है, तो ईस्ट टू वेस्ट वाले में 90 डिग्री का एंगल बनेगा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ठीक है भैया, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बट जब हम बात करेंगे बी वाले केस की, मतलब साउथ टू नॉर्थ की, उस टाइम पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है और हमारे करंट की डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि लेंथ भी हमारी जो है साउथ टू नॉर्थ के अलॉन्ग रखी हुई है, ठीक है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। उस वजह से यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा वो बी वाले केस में 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए वाले केस की बात करते हैं, ठीक है। तो ए वाले केस में पहली चीज़ यही है, जो फोर्स है कंडक्टर जिसका कि लेंथ हमारा एल दिया हुआ है, ठीक है, हमारा जो हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो क्या है, एल है, स्मॉल एल है, ठीक है। सिंस ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसको समझिएगा, ठीक है। तो हम एल लेंथ एल मान रहे हैं, स्मॉल एल या कैपिटल एल जो भी आप मानो, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसमें कि उस कंडक्टर में से कितना करंट जा रहा है, उसमें कंडक्टर में से आई करंट दौड़ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम बाद में रख देंगे, अभी हम सिंबल्स लेके चलते हैं, ठीक। तो हमारे लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर वेक्टर का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया नहीं है या फिर कोई वेक्टर में कोई वैल्यूज़ तो दी नहीं है, तो हम अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म को लेके चलते हैं। तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा कह रहा है, वे आई है साइन थीटा। अच्छा, ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ जो है, दोनों डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हमारा जो साइन मतलब आई सॉरी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा ईस्ट टू वेस्ट वाले केस में, जब करंट दौड़ी होगी ईस्ट टू वेस्ट में। तो वहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन थीटा विल बी 1, साइन 90 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। वहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ डी आई एल ही बचेगा। अब यहाँ पे जो हमें ध्यान देना होता है, यहाँ पे जो हमें ध्यान देना होता है वो ये होता है कि हमें यहाँ पे फोर्स नहीं निकालना, ठीक है। यहाँ पे हमें फोर्स नहीं निकालना, बल्कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि F अपॉन L निकालना है। अगर हम L ले रहे लेंथ उसकी कंडक्टर की, तो L हमको ये निकालना। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है B, मतलब L को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा बी आई साइन 90 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, F अपॉन L को लिख सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ B इंटू आई, ठीक है। B इंटू आई लिख सकते हैं ना, ठीक है। B इंटू आई कब लिख सकते हैं, जब हमारा ईस्ट टू वेस्ट वाला केस है। तो हम सिंपली क्या मैग्नीट्यूड रख सकते हैं, क्या सबका मैग्नीट्यूड रख देते हैं। एफ अपॉन एल विल बिकम एस, जब हमारा करंट ईस्ट टू वेस्ट दौड़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, -5 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर का करंट है। कोई मतलब ही नहीं होगा तो 1 ही एम्पियर का करंट है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही 3 इंटू 10 टू द पावर -5। लेकिन फोर्स की यूनिट लगेगी अब, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट में आंसर, ये हो जाएगा न्यूटन। और फोर्स पर यूनिट लेंथ है भाई, ध्यान देना, तो पर मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला केस, जब हम आपकी करंट कहाँ से कहाँ दौड़ रही है, ईस्ट टू वेस्ट दौड़ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग वर्ड्स में दिया रहेगा। अगर आपको एक्सप्रेशन पता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन पे आपको वैल्यूज को रखना होता है, दैट्स इट। कुछ क्वेश्चन जिसमें कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के हमें हर चीज़ पढ़ना होता है, डायग्राम भी बनाना होता है, उसको हम डायग्राम बनाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है हर चीज़ का लॉजिक पता है, मैंने जो यहाँ पे जितना भी चीज़ किया सबका पीछे का लॉजिक, साइन 90 क्यों हुआ इसका भी लॉजिक आपको पता है, एफ अपॉन एल क्यों हुआ क्योंकि क्वेश्चन में हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है। तो हर एक चीज़ का उसके पीछे का लॉजिक है। और हम ये अभी हमने ए पार्ट सॉल्व किया है, हम बी पार्ट नहीं सॉल्व करें। बी पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि करंट साउथ टू नॉर्थ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि करंट किसके अलॉन्ग जाता है, लेंथ के अलॉन्ग जाता है, यानी कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता था, आई एल क्रॉस बी, यानी कि एल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वो जो साइन थीटा आता था वो वाला थीटा एंगल होता था। यहाँ पे 90 डिग्री है, पहले वाले में 90 डिग्री था, बट बी वाले केस में हमारा 0 डिग्री बनेगा दोनों के बीच का एंगल। तो 0 डिग्री बनने के कारण साइन 0 डिग्री 0 होता है, उस वजह से पूरा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, जब साउथ टू नॉर्थ करंट दौड़ रही होगी उस केस में फोर्स जो उस कंडक्टर पे लग रहा होगा वो कुछ नहीं लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ साइन 0 डिग्री हमारा 0 हो जाता है। तो पीछे का रीजन भी पता चल गया आप लोगों को। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास दे दिया, ठीक है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 grams and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere is suspended in a mid air। एक मतलब मिडिल एयर में एक तरीके से लटका हुआ है, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, ठीक है। बाया कैसे लटका हुआ है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उस पर यूनिफॉर्मली, ठीक है। बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें बी के मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम ऑफ लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट इतना इज सस्पेंडेड, वो लटका हुआ है मिड एयर, ठीक है। उसका मतलब बैलेंस्ड है वहाँ पे, वो समझ रहे हो कि नहीं, बैलेंस है, सस्पेंड है, लटका हुआ है, यानी कि बैलेंस्ड है। तो उसको कौन बैलेंस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस की हुई है, यानी कि ऑब्वियसली उस कंडक्टर पे एक
फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, वो वाला फोर्स उस कंडक्टर पे जो लग रहा है और जो उसका खुद का वेट है जो कि नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वो आपस में क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। वो आपस में बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप खुद सोचो, सपोज करो कि एक कोई करंट कैरिंग मतलब वायर है, एक कोई वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, नाम दे दो उसको कोई वायर को, जैसे ए बी नाम दे दिया हमने। चलो यहाँ पे हम एक वायर बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक वायर बना लिए, ये वायर हमारा ए बी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, वायर को हम ए बी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक वायर है ए बी नाम का, जिसकी की लेंथ आपको पता ही है कितनी है और मास कितना है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें करंट सपोज करो कि इस तरीके से दौड़ रही है, जैसे कि लेफ्ट टू राइट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, तो हॉरिजॉन्टल एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से बनाते हैं, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। हम क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से हमारा कंडक्टर रखा है और एक क्रॉस की समझ लो इस तरह की हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो है इस वायर का मास है, कितना मास है इस वायर का, इस वायर का 200 ग्राम मास है। तो इस वायर का जो वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा यहाँ पे, भाई मिड एयर में सस्पेंडेड ना, वो लटकी हुई मिड एयर में, ऑब्वियसली उसका जो हमारा वेट है, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, अगर आपको याद होगा तो एम इंटू स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा वेट होता है, ठीक है, ये हमारा वेट है, ओके। नाउ अब ये जो हमारा वेट है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो आप फ्लेमिंग जल्दी से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताओ मुझे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की है, यानी कि अंदर की तरफ की है, करंट इधर जा रहा है, बताओ आपका जो थंब है वो किधर को पॉइंट करेगा, वो बिल्कुल जब आप अप कर लिए होगे तो एकदम अपवर्ड पॉइंट कर रहा होगा आपका। तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस समय, ये किसके बराबर है, ये हमारे जो फोर्स लग रहा है वेट की वजह से, द वेट के बराबर है, या वेट विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इसका वेट, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये किसके बराबर है, ये इसके वेट के बराबर है, समझ गए। तभी ये सस्पेंडेड है मिड एयर में, तभी ये लटका हुआ है मिडिल एयर में। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे तो ये है कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, बोलो जल्दी, पी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथ है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, भाई लेंथ जो आपके करंट के अलॉन्ग होता है उसके और उसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, बी आई एल बच जाएगा, साइन 91 होगा, इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मास इंटू ग्रेविटी हम लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा दें भाई, 200 ग्राम दिया हमको, लेकिन हम मास जो है केजी में रखते हैं, अगर याद होगा आप लोगों को, वेट निकालने के लिए हम मास को केजी में रखते थे, ग्राम में नहीं रखते। तो इसको हमको केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2 केजी, 200 ग्राम को चेंज करेंगे 0.2 केजी इंटू 9.8, या फिर 10 ले लेंगे, अगर हमको कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो हम 10 भी ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, बी विल बी इक्वल टू, बाकी सारी वैल्यूज़ को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय करंट कितने की है हमारी है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लेंथ बचा है, कितने मीटर में रखेंगे 1.5, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65 टेस्ला।
समझ गए क्वेश्चन कैसे हुआ, क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। सिर्फ और सिर्फ यही बोला गया था कि ये जो है ना हमारा जो कंडक्टर है वो मिड एयर में हवा में लटका हुआ है, ठीक है। और किसकी वजह से लटका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लटका हुआ है, ठीक। अब आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि उस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स उसके वेट से बैलेंस हो रहा होगा, तभी वो हवा में अटका हुआ है। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि जो मैग्नेटिक फोर्स जिस कंडक्टर पे लग रहा है वो वेट के बराबर है। अब वहाँ पे आपको किसका 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 आइडिया था, अब आप वेट निकाल सकते थे, मास दिया हुआ था, आप वहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पी आई एल साइन थीटा जो हमने पढ़ा था वो, वहाँ पे साइन थीटा जो थीटा था वो 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना आपको, कभी भी अरेंजमेंट ना दे, तो आप हमेशा एज्यूम करना कि इस तरीके से कंडक्टर रखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट ऐसे लेटा दो और एक करंट की डायरेक्शन अपने से एज्यूम कर लेना, उसके अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई आपको वो नहीं दिया हुआ, बट आप केस बता सकते हो ना। देखो सपोज करो अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में सस्पेंड ना दिया होता, मिड ईयर में सस्पेंड है ये हिंट ना दिया होता, तो आप ये बता ही नहीं सकते थे कि कोई ना कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तब तो बैलेंस की बात ही नहीं आती ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बैलेंस की बात कर रहा था तो आपको फोर्स की डायरेक्शन को वेट के अपोजिट ही रखना था, तभी बाकी सारी चीज़ें आपकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आ जाएंगी। कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल थी, हमने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, करंट को दौड़ा दिया, ताकि हमारी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए, ताकि वो बैलेंस हो जाए मीडियम में, ताकि क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है हमारा पूरा का पूरा हम अपने कॉन्सेप्ट में लगा सकें, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा सा दिमाग खोल करके सोचना पड़ता है सारे क्वेश्चंस में। इसी तरीके से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी दिमाग खोल कर ही सोचना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पोटेंशियोमीटर पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लास्ट के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट का जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उससे। तो जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपके बुक में हो, आपको ऑनलाइन मिल जाए, जितने न्यूमेरिकल्स उसके जितने टाइप के बन सकते हैं उतने टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर ही दिया था क्लास के टाइम पर, बट आप उसको ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे मैं पढ़ के मुझे बस क्वेश्चन में पढ़ के चला जाऊँगा और कर लोगे, तो बेटा नहीं आता। जैसे होता है ना कुछ चीज़ें आप जब तक, जैसे साइकिल या फिर गाड़ी चलाना जब तक चलाओगे नहीं तब तो सीखोगे नहीं, वैसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स से, जब तक लगाओगे नहीं, हाथ चलाओगे नहीं, दिमाग चलाओगे नहीं, तब तक आएगा नहीं, कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, और जितना भी पीछे आप लोग का पोर्शन जो छूटा है उसको कवर कर लो, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे जैसे जो टॉपिक हम ख़त्म कर दे रहे हैं उसको बिल्कुल फिनिश कर दे रहे हैं, ठीक। फर्दर हमें आगे बढ़ना है, ये भी बहुत कोर्स है, वी आर ऑन चैप्टर 4 और वी हैव 14 चैप्टर्स टू कवर। सो अभी 4 ही चैप्टर हुए तो 10 चैप्टर मोर रिमेनिंग, हमारे पास टाइम इतना ही है, सो वी हैव टू बी फास्ट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है, ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक स्मूथ प्लेन में, ऑन स्मूथ प्लेन पे जो कि इंक्लाइड है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, a thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground, ठीक है। किस तरीके से प्लेट है, जो उसका ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल वाला जो ग्राउंड है उसका, उससे पैरेलल एक रॉड मेटालिक रखी हुई है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से रखी हुई है, ऑब्वियसली अब रॉड रखी है तो वो ढलन, मतलब कहते हैं ना ढलान है, तो नीचे आ जाएगी गिर के। लेकिन देखो द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म, मतलब वो जो प्लेन है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है, जिस जो कि 0.15 टेस्ला की है, मैग्नीट्यूड की है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उस प्लेन पे लग रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि करंट की किस वैल्यू के लिए वो जो रॉड है वहाँ पे स्टेशनरी रहेगी, यानी कि रोल डाउन नहीं होगी,
इंक्लाइन प्लेन है, उससे रोल डाउन नहीं होगी रॉड, वहाँ रुकी रहेगी। मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है 0.03 के। अब हमसे क्वेश्चन घुमा के कुछ पूछा है कि हमें किस तरीके से करना होगा। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक प्लेन है, पहले हम एक हॉरिजॉन्टल बना दें, ये हॉरिजॉन्टल हमने बना दिया। अब हम एक प्लेन बनाते हैं। कह रहा है ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना के इस तरीके से, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाइए। यानी कि ये जो एंगल है आपका, ये कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये कितना है, दिस इज 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। इतनी बात हमें क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि a thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground। अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के प्लेन के पैरेलल, यानी कि कुछ ऐसा रखा है कि इस जो रॉड है उसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस तरीके से रखा है। ठीक है, तभी तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, तभी तो वो रोल डाउन होकर नीचे आएगा। इस तरीके से रखा होगा तभी तो वो रोल डाउन होकर नीचे आएगा, इधर की तरफ आएगा ना, रोल डाउन होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। बट गिर नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऐसी वैल्यू ऑफ करंट बताइए जो कि उस कंडक्टर में होगी जिसमें कि वो वहाँ पे रुका रहे। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे भी फोर्स बैलेंसिंग का गेम होने वाला है, फोर्स बैलेंस करने का गेम होने वाला है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये जो एरो दिखा के फोर्स को नीचे दिखाते हैं कि फोर्स इधर है और फोर्स उधर को उधर बैलेंस कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ, मतलब फोर्स ऑब्वियसली लॉज ऑफ मोशन में हम लोग को पढ़ लेना चाहिए था 11th में, बट ड्यू टू टाइम दैट वी हैवंट। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तो और क्या कह रहा है आपको, उसके बाद क्या कह रहा है, इतना तो हमने प्लेस कर दिया प्लेन को। द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म, ये जो प्लेन है, जो प्लेन है ये लोकेटेड है कहाँ पे, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कितने मैग्नीट्यूड की लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो वर्टिकल डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, मतलब मैं अगर बना दूँ वर्टिकल डायरेक्शन में ना आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन समझ लो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड हटानी होगी, तो मुझे और चीज़ देखी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आप बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करेंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी। इतनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो इस रॉड है इसका कोई मास होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कोई मास होगा ना, तो इसका रॉड का जो मास होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। इसका वेट बेसिकली किस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, ठीक, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। ये हमारा एम हो गया, इसको हम क्या लिखते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। ये वेट है, ये हमारा मास इंटू ग्रेविटी वेट है। वेट जो हमारा है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप ध्यान दो तो इसमें कुछ करंट दौड़ रही होगी, इसमें कुछ करंट दौड़ रही है, आपको क्वेश्चन में बता ही दिया है। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला था वो आई एल क्रॉस बी होता था। तो ये जो एल क्रॉस बी है, एल क्रॉस बी करने से हमको किसकी डायरेक्शन मिलती है, फोर्स की डायरेक्शन मिलती है, जो कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे। यहाँ पे जब वेक्टर होता है ना बेटा, वेक्टर के केस में जब हमको क्रॉस जैसे होता है ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आंसर क्या आता है, के कैप आता है। तो देखो वो कैसे आता है, आई कैप कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जे कैप कौन सी होती है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। के कैप कौन सी होती है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब आप लोग वहाँ पे राइट हैंड वाला रूल लगाओगे, राइट हैंड में फिंगर को कर्ल करनी होगी, जिससे जिसका क्रॉस करते हैं फिंगर को उसको रख उस पर रख के, और जिससे क्रॉस करना होता है उसकी तरफ क्रॉस करके उंगलियों को मुट्ठी बंद कर लेते हैं, और हमारी थंब जो है वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन देता है। देखो फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन करो आपके सामने, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन करो आपके सामने जो कि 3 डायमेंशनल होगी। राइट साइड आप मानो कि वो एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली मानो कि वो वाई एक्सिस है, और जो आपकी तरफ निकल के आ रही है उसको मानो कि वो जेड एक्सिस है, और जो आपसे दूर जा रही है उसको मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव एज और नेगेटिव जेड इस तरह से मानो। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना है, ठीक है, आई क्रॉस जे निकालना है, अगर आपको आई क्रॉस जे निकालना है ना, तो क्या करोगे, अपनी अपनी राइट हैंड को लोगे और उसको अपनी फिंगर्स, राइट हैंड को लोगे बिल्कुल खोल के, पाम बिल्कुल खुला हुआ रहेगा और थंब बिल्कुल फैला हुआ रहेगा, मतलब जैसे नॉर्मल हाथ रहता है आप वैसे लो। अपनी फिंगर्स को पॉइंट करो आई के डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स को आई के डायरेक्शन में पॉइंट करो, और आई को आपको क्रॉस करना है जे से। तो अपनी फिंगर्स को आई के तरफ पॉइंट करके अपनी फिंगर्स को क्लोज करो जे की तरफ, क्रॉस करो जे की तरफ। तो अब आपकी मुट्ठी बंद हो जाएगी, ठीक है, आपके फिंगर्स बंद हो जाएंगे। अब आपकी फिंगर्स जब बंद होगी, अब ध्यान दो आपका थंब जो है किधर को डायरेक्शन दे रहा है, किधर, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दे रहा है ना, आपकी तरफ, खुद की तरफ। ऐसे करो, आई क्रॉस जे करो, आंसर क्या आएगा, के कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन यानी कि के कैप। वैसे ही यहाँ पे अगर हम एल क्रॉस बी करेंगे, तो एल क्रॉस बी जैसे ही हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और वो किधर को आएगी, वो आप अगर ध्यान दोगे ना, वो राइट साइड को आ जाती है। वो किधर को आ जाती है, वो राइट साइड को आ जाती है बेटा। ऐसे आप अपनी लेंथ के अलोंग अपने फिंगर्स को रखिए। करंट सपोज आपके दूर जा रहा है, जैसे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे कंडक्टर का, सपोज करो कि करंट जो है उसके अंदर से स्क्रीन की तरफ अंदर जा रहा है करंट, ऐसे, ठीक है, अंदर इस तरह से करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली लेंथ उसी के अलोंग है। तो लेंथ आई एल क्रॉस बी होता है ना, तो एल क्रॉस बी करना है आपको। एल के डायरेक्शन में आप क्या फिंगर्स को रखो, क्रॉस बी, बी किधर की हमारी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, वर्टिकली लगी थी ना हमारी बी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ थी। तो हम एल, फिर अपने फिंगर्स को किधर क्रॉस करेंगे, बी की तरफ, तो हमारी मुट्ठी बंद हो जाएगी। तो हमारा जो थंब होगा ना वो राइट साइड को डायरेक्शन दे रहा होगा। तो राइट साइड कौन सी डायरेक्शन है, फोर्स, ठीक है, जो कि किस पे लग रहा है, जो कि इस कंडक्टर पे लग रहा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, जो राइट साइड की डायरेक्शन हमारी है, ये है हमारे फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन है। और फोर्स हमारा किसके बराबर है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा बी आई एल, ठीक है, बी आई एल साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा 30 डिग्री कैसे आया अभी देखते हैं, ये हमारा बी आई एल हो गया। इज इट क्लियर, फोर्स हमारा ये बी आई एल हो गया, बी आई एल मान लो, ठीक। देखो, सो वहां से मैंने साइन थीटा क्यों हटा दिया, क्योंकि आप देख रहे होगे ना, आई एल क्रॉस भी होता था ना बेटा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ना 90 डिग्री एंगल में ही क्वेश्चन पूछता है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमारा साइन थीटा वहाँ पे 1 हो गया। ये फॉर्मूले का साइन थीटा था। अब यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा उसके दो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कॉस थीटा कंपोनेंट, एक साइन थीटा कंपोनेंट, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, जैसे कि हमने अभी जब उस पर हमारा जो हेलिकल पाथ बनता था उस वाले केस में पढ़ा था ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा ना ये एंगल 30 डिग्री है, तो हमारा ऑब्वियसली कुछ सोचो, यहाँ पे एरो बना लो। एक तो आपका अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू बतानी, जब ये रॉड स्टेशनरी रहेगा, तो स्टेशनरी रहने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा, उसको इधर साइड में जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना, होना चाहिए ना। अब देखो, अब वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है हम देखते हैं। देखो
ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये एंगल 30 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ये वाला जो एंगल हुआ ये भी तो 30 डिग्री हो गया ना भाई, ये भी 30 डिग्री हो गया हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है अकॉर्डिंग टू हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हमारा फोर्स का कॉस कंपोनेंट हो गया कि नहीं। जो एंगल के साथ जुड़ा वाला कंपोनेंट होता है वेक्टर का वो होता है कॉस थीटा कंपोनेंट। तो उसको आप लिख सकते हो बी आई एल कॉस 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री है ना, तो हम 30 डिग्री ले रहे हैं, बी आई एल कॉस 30 डिग्री ये वाला कंपोनेंट है, ठीक। और साइन कंपोनेंट इसका अलग वाला होगा, ठीक है, साइन कंपोनेंट इसका इससे परपेंडिकुलर होगा, बी एल कॉस थीटा वाले से परपेंडिकुलर जस्ट लाइन होगी, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। अब हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, आखिर ये वाला फोर्स किसको बैलेंस, इसको बैलेंस कर रहा होगा, बी एल कॉस थीटा को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, तब जाके ये रुकेगा। और उस केस में हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, उस केस में हमको इस आई की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे इधर ये जो एरो दिख रहा है हमको, ये कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो बी आई एल कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे पता लगेगा। ये 30 डिग्री है ना, तो सिमेट्री के, अगर हम सिमेट्री के जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा यहाँ पे जो एंगल आएगा, जैसे मैं बना देता हूँ, देखो एक आपका इधर की तरफ डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, ठीक, और एक इंक्लाइन प्लेन में उधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगता है। ये सारे फोर्सेस के क्वेश्चंस, मतलब फोर्स जब आप चैप्टर 11th में पढ़ते तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें थे, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, एक ये परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, ये नॉर्मल वेक्टर होता है हमारा नॉर्मल, जो कि किसको यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये एम के इस वाले कंपोनेंट को मैनेज कर रहा है। अब ये जो एम है ना, अब देखो अगर तुम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े होगे तो ये एंगल अगर 30 है ना, ये एंगल 30 है, तो जो ये वाला एंगल आएगा हमारा ये भी 30 आता है, जो हमारा ये वाला एंगल आता है बेटा, ये वाला, ये भी कितना आता है, ये भी 30 डिग्री एंगल आएगा आपका, ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री एंड लाइन्स एंड एंगल्स। दिख रहा होगा तुम लोग को साफ साफ, ठीक है। तो खैर लाइन्स एंड एंगल्स पे नहीं आता, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो अपने आप रट जाता है कि ये एंगल ये भी इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। खैर हम अपने वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मैकेनिक्स बिल्कुल मिक्स करके ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग को जानना ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, ठीक। तो ये एक नॉर्मल फोर्स है, ये वाला जो कंपोनेंट आता है ये आता है एम जी कॉस थीटा। आप लोग जानते हो ना, एंगल के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा वेक्टर बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा। ये हो जाता है आपका एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस कौन सा डिग्री, 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली अब ये तो एकदम ऑब्वियस है ना, इसके अलावा इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये वाला, यानी कि ये हमारा हो जाता है एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा ना, एक बार फिर से इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना, एक बार में नहीं क्लियर होगा दोबारा में ज़रूर क्लियर हो जाएगा किस तरीके से फोर्स को बैलेंस किया गया है, बस वही हमें देखना था। हमारा कंडक्टर किस तरीके से रखा हुआ था कि हमको उसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिख रहा था, उसका वेट ऑब्वियसली नीचे की तरफ लग रहा था, ठीक है, तो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा था, तो वेट के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, एक कॉस थीटा कंपोनेंट, एक साइन थीटा कंपोनेंट। और हमने केवल क्या दिमाग लगाया, हमने ये दिमाग लगाया, क्वेश्चन में दिया था कि ये स्टेशनरी कब रहेगा, जब स्टेशनरी रहेगा तब हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने उसको स्टेशनरी बना दिया बैलेंस करके, हवा में हमने बैलेंस कर दिया कि वो नीचे ना गिरने पाए। तो ऑब्वियसली कोई अपोजिट चीज़ इसको बैलेंस कर रही होगी, तो एक तो हमने दिमाग लगा के निकाल लिया कि एक तो बी आई एल कॉस थीटा है, कॉस 30 डिग्री है, एक जो बैलेंस कर रहा है वो बी आई एल कॉस 30 डिग्री। अब वो किसको कर रहा है वो हमने निकाल लिया अपने वेट वाले फोर्स से, ये जो हमारा एम जी लग रहा था उसका एक कंपोनेंट जो एम जी साइन 30 है वो इधर की तरफ आ रहा था, यानी कि एम जी साइन 30 जो है बी आई एल कॉस 30 डिग्री को
बैलेंस कर रहा है। अब साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री आप लोग जानते हो वैल्यू, उसको रख देना, उस पर बाद में आएंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, ये फिगर तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को। अब हम अपने सोल्यूशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम सीधा ये लिख सकते हैं कि सपोज करना था हमको कि एक रॉड है, हमको ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा ना, डायग्राम के साथ साथ हमको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। तो सपोज करो कि एक रॉड था जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस था एक इंक्लाइन प्लेन पे, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि उसका ऐसा प्लेस था कि उसका क्रॉस सेक्शन ही हमको दिख रहा था सिर्फ हमारी तरफ, अगर हम सामने से देख रहे हैं उसको। तो उस पर कई तरीके के फोर्स लग रहे थे, वेरियस काइंड ऑफ फोर्स लग रहे थे उस पर। एक तो उसका खुद का वेट लग रहा था जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था, और एक उसका फोर्स हॉरिजॉन्टली राइट साइड लग रहा था जो कि हमारा था BIL साइन थीटा। और वो वाला जो थीटा था साइन थीटा, फॉर्मूले का वाला थीटा, वो हमारे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। बट वो तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा राइट साइड में लगा था वो BIL था। फिर हमने इसके वेक्टर को रिजॉल्व किया। ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो हमने यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व किया है। ठीक है, वेक्टर को जब हमने रिजॉल्व किया तो हमको एक ही वेक्टर के, जो कि एक एंगल पे बना होता है इंक्लाइन प्लेन से, उसके दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक मतलब पैरेलल कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से एक हमें कॉस कंपोनेंट निकल के आता है, एक साइन कंपोनेंट निकल के आता है। बस हमने दोनों के साथ देखा है, BIL का हमने दोनों कंपोनेंट लिख लिया और MG का हमने दोनों कंपोनेंट लिख लिया। ठीक, दो फोर्स लग रहे थे, हमने दोनों फोर्स को रिजॉल्व किया। तो हमको जो दोनों फोर्स का एक एक कंपोनेंट थे वो एक दूसरे को बैलेंस करते दिखे, हमने उसी फोर्स को यहाँ पे लिख लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि MG साइन थीटा, MG साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू BIL cos 30। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या निकालनी है, आई की वैल्यू। एक और चीज़, यहाँ पे जो मास है ये सिंपल मास है, बट हमको क्वेश्चन में मास जो दिया है वो दिया है मास पर यूनिट लेंथ। क्या दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मास पर यूनिट लेंथ में अगर हमको सिर्फ और सिर्फ मास चाहिए तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है 0.03 kg जो दिया हुआ है, अगर हम उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेंथ कंडक्टर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो मिल जाएगा वो सिंपल मास मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो लेंथ तो हमें दी है, ठीक है, नहीं भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो हम अपने फॉर्मूले में इसको रख देंगे, दिस विल बी बिकम कैपिटल M, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम, हाँ ठीक है, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो ये हमारा मास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम मास कैपिटल M ही लिखते हैं। ठीक, तो अब जब हम इसको लिखेंगे अपने फॉर्मूले में तो हम क्या लिखेंगे 0.03 kg। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना कि बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, एक बार में रिकॉल नहीं होगा। इंटू लेंथ कर दिया, इंटू जी को हम क्या 10 ले लें, हमारे आसान हो जाएगा, 10 ही ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 30 हमारा क्या होता है भाई, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू बी। आई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू ये तो हमको निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है 0.15 पिछला, मल्टीप्लाई बाय आई हमें निकालना है, इंटू 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 एल, जो कि हमारे लेफ्ट वाले एल से कैंसिल होने वाला है, फिर भी लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए ताकि पता रहे कैसे कैंसिल हुआ, इंटू cos 30 जो कि हमारा होता है √3/2। तो √3/2, रूट सिर्फ 3 पे है, ये तो मतलब इतना बेसिक चीज़ गलती मत करना। बाकी ये हम इधर उधर करके आई की जो वैल्यू हमारी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू, छोटा सा क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ उसमें फोर्स वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो लगा हुआ था। फोर्स वाला भी कॉन्सेप्ट हम नहीं कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ये जो बनाया ना इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को रिजॉल्व किया, और तुम लोग ऑलरेडी वेक्टर
पढ़ चुके हो क्लास 11th में, ठीक है। तो वो वेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन था, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा था, बाकी हमारा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। हमारा जो करंट आता है वो आता है 11.32 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, तो इम्पोर्टेंट ही है ऑब्वियसली। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड में आ सकता है। इस साल आया था, इससे मिलता जुलता इस साल आया था, इसमें कई बच्चों ने गड़बड़ी करी थी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल वही था, बस शायद एंगल थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था। 60 डिग्री का एंगल था क्या? हाँ, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ था उस बार, बस सारा कॉन्सेप्ट यही लगा था। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और याद रखना, जो ये वाला एंगल होता है ना, जो यहाँ इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल आता है और ये वाला एंगल, वो दोनों सेम होते हैं आपस में। इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रख लेना, सिंपल, मतलब लाइन्स एंड एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट है इसको। अगर आप फर्दर पीछे लाइन मैन खींचोगे तो आपको दिखेगा कि दो लाइन जब पैरेलल होती है और जेड बनता है, तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऐसा नहीं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते थे आपस में, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे, दैट्स इट। चलो और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉलिनॉइड है, 60 सेंटीमीटर लंबा सॉलिनॉइड है, जिसका कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसमें कि 3 लेयर की वाइंडिंग हुई हुई है। एक लेयर पे 300 टर्न्स हैं। 3 लेयर पे कितने टर्न्स हो जाएंगे? 900 टर्न। तो टोटल 900 टर्न की सॉलिनॉइड है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 2 सेंटीमीटर लंबा वायर, जिसका कि हमारा मास दिया हुआ है 2.5 ग्राम्स, वो सॉलिनॉइड के अंदर है, ठीक। सॉलिनॉइड के अंदर है, कहाँ पे? सेंटर के पास में, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, ये उसके एक्सिस का नॉर्मल है। सॉलिनॉइड की एक्सिस कौन सी होती है? ऑब्वियसली सीधे पास होती हुई सिलेंडर से, बिल्कुल सिलेंड्रिकल जो होता है सॉलिनॉइड, ठीक है। सो बोथ जो वायर है और एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि जो हमारा सॉलिनॉइड है उसका एक्सिस और जो हमारा वायर है दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। उसके बाद कह रहा है कि द वायर इज कनेक्टेड, वही जो 2 सेंटीमीटर वाला वायर है वो कनेक्ट किया गया है 2 लीड से, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। वो लीड ऐसे कनेक्ट है कि वो पैरेलल है एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड के, ठीक है। और ये एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि कितना करंट दे रही है? 6 एम्पियर का करंट उस वायर को प्रोवाइड कर रही है। तो व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट इन द वाइंडिंग्स, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड में जो वायर की वाइंडिंग हुई है, सॉलिनॉइड जिस वायर का बना हुआ है, उस सॉलिनॉइड में कितनी करंट जानी चाहिए जो कि वो सपोर्ट करे वेट ऑफ द वायर को, ठीक है, जिससे कि वो वेट ऑफ द वायर को सपोर्ट करे, यानी कि वायर को हवा में रहने दें। वो जो 2 सेंटीमीटर का वायर है उसको हवा में रहने दें। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझे कि नहीं? देखो, ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा हम सपोज करते हैं ना, सपोज करो एक कैपिटल आई करंट जो है वो वाइंडिंग में दौड़ रहा है, ठीक, जो कि सपोर्ट कर रहा है वेट ऑफ द वायर। वो जो 2 सेंटीमीटर वाला वायर है उसके वेट को सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द सॉलिनॉइड, हमने क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था उसके लिए? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। सॉलिनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन को पढ़ा था, ठीक। जहाँ पे जो हमारा स्मॉल एन होता था वो क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे हमें पता है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 3 लेयर है, 300 टर्न है एक लेयर में, यानी कि 900 टर्न टोटल है। तो 900 अपॉन लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। अब लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड कितना है? 60 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर देंगे लेंथ से सॉलिनॉइड के, हमारा क्या आ जाएगा? टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझो हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ आई करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ आई करंट। आई करंट कौन सी है? जो वाइंडिंग में दौड़ रही है, ठीक।
हमको वही तो करंट निकालनी है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पे इस क्वेश्चन के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आई है ना, अभी हमने निकाली है जो मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगी ना कंडक्टर के। वो जो कंडक्टर है हमारा 2 सेंटीमीटर वाला वायर है, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगी क्योंकि हमारा किस तरीके से रखा हुआ है डायग्राम, अगर आप देखो अपने दिमाग में, अगर इमेजिन कर पा रहे हो, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो उसके सॉलिनॉइड के अंदर कैसे होती है वो आप जानते ही हो, ठीक है। तो किस तरीके से होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर एक्ट करेगी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड किसके, टू द, वो जो हमारा करंट कैरिंग वायर है जो 2 सेंटीमीटर वाला। सो हम क्या कह सकते हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा जो वायर पे लग रहा होगा, ऑब्वियसली अब मैग्नेटिक, हम फोर्स के अंडर में पढ़े ना सारे न्यूमेरिकल्स में, तो फोर्स तो लगेगा ही। तो उस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने पढ़ा था BIL के बराबर, ठीक है, BIL। अब यहाँ पे जो करंट आएगा ये कौन सा करंट है, ये करंट जो वो वाली बैटरी, ये 2 सेंटीमीटर में कौन सी करंट दौड़ रही है, वो जो बैटरी जो 6 एम्पियर की करंट दौड़ा रही है वो वाली दौड़ रही है ना 2 सेंटीमीटर वाले में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लो जो मैंने बोला, ठीक। सो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा B/L इंटू कौन सा करंट, 6 एम्पियर वाला करंट। तो उसको हम जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर से कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, वहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम B की वैल्यू रखेंगे वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखी है। लेंथ हमें पता है, ठीक, लेंथ हमें पता है, और करंट 6 एम्पियर की ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा, लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर तो रखेंगे नहीं ना उस वायर की, मीटर में रखेंगे उसको, थ्रू इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक। अभी सुन लो फिर हम सारा कुछ लिख के सॉल्व करेंगे, फिर दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए क्वेश्चन क्या है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ आई आपका ये फोर्स आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी कहानी पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने फोर्स निकाल लिया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आई करंट आ गया जो कि वाइंडिंग में करंट दौड़ना चाहिए था, हमने फोर्स निकाले इन करंट इन टर्म्स ऑफ आई, उसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फोर्स तक पहुंच गया। अब ये जो करंट आई है ये सपोर्ट करना चाहिए वायर को, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट ऑफ इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। तो इस जो करंट आई है इसको वेट ऑफ द वायर को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा। सारा कुछ खेल हमने क्या बोला, फोर्स के केस में सारा कुछ फोर्स बैलेंसिंग का केस होता है। तो यहाँ जो हमने फोर्स अभी निकाला है इन टर्म्स ऑफ आई, जो हमने एज्यूम किया था जो कि वाइंडिंग में दौड़ रहा है, किसके बराबर है, ये इक्वल है आपके वेट के, इस वायर के वेट के। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, सपोर्ट, सपोर्ट मतलब बैलेंस। तो बेटा अब यहाँ पे ये एक दूसरे को हम कर देंगे इक्वेट, ठीक है, यानी कि वेट को, और ये जो फोर्स हमने इन टर्म्स ऑफ आई निकाला है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अननोन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आई होगी जो हमने स्टार्टिंग से अज्यूम किया था। तो कैपिटल आई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे वैल्यूज को एक तरफ, तो हमारा आंसर करंट का आ जाएगा। चलो और लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया, एज्यूम एज्यूम दैट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू वाइंडिंग्स, ठीक है, वाइंडिंग के आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो कि विच कैन सपोर्ट, ठीक है, विच कैन सपोर्ट द वेट, विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द, कौन सा वायर, 2 सेंटीमीटर वाला वायर, ऑफ द वायर, ठीक। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जल्दी बता दो क्या पढ़ा था। ये हमारा था ये हमारा आता था कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। और ये जो आई कौन सा करंट है, वही जो वाइंडिंग के थ्रू फ्लो हो रहा है, वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होने वाला करंट। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई निकलेगी, लेकिन
क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 7, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर लेंथ कैसे आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पे 300 एक लेयर में, 3 लेयर में 900 टर्न्स, और पर लेंथ की अगर हम बात करें तो 60 सेंटीमीटर का, तो मीटर में चेंज कर देंगे उसको, तो ये आ जाएगा कुछ हमारे ख्याल से 900 डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर ना, तो 0.6 मीटर, यही तो होगा। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1500 इसको जब कैलकुलेट करेंगे। खैर ओवरऑल जो हमारी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, एक तो और चीज़ आएगा यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आई, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता भाई, उसको हम इन टर्म्स ऑफ आई ही रखने देते हैं अभी। तो हमारे जो बी आएगा इन टर्म्स ऑफ आई कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू आई टेस्ला। कितना टेस्ला, इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम फोर्स निकाल लेते हैं जो कि छोटे वाले वायर, जो 2 सेंटीमीटर वाला वायर है उस पर लग रहा होगा। ठीक, अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है उस कंडक्टर पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारा किसके बराबर, वैसे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक्चुअली क्यों हम परपेंडिकुलर से हमारे क्या मिला, जो साइन थीटा है वो 1 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लग रही है, इस वजह से हमारा साइन थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा परपेंडिकुलर लग रही है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो अब ये डायरेक्शन कितना एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, तो कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछ लेना बाद में। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगेगी तो वहाँ से साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी हमारा 1, ऑब्वियसली साइन 91 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी इंटू आई इंटू एल बचेगा। अब ये आई, ये वाला आई नहीं है जो सोलिनॉइड की वाइंडिंग्स में दौड़ रहा है, ये आई करंट कौन सा है, जो 6 एम्पियर का करंट है, जो कि अलग से लीड से लगाया गया है एक बैटरी को जोड़कर। वहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो ये जब हमारा फोर्स होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको हम आई डैश मान लेते हैं, ये जो करंट है हमारा आई डैश मान लेते हैं, आई इंटू एल इंटू बी। ठीक, इसके बाद आई डैश हमारा 6 एम्पियर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारी कितनी दी हुई है भाई, लेंथ हमारी दी हुई है, इस कौन से वायर की लेंथ लेंगे यहाँ पे, हम छोटे वाले वायर की 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर, डायरेक्ट लिखते हैं ना 0.02 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी। बी अभी हमने निकाला क्या है, पूरा पूरा लिख देते 6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू आई, ये हमारा फोर्स आ गया। इतना न्यूटन, फोर्स तो न्यूटन में ही आएगा ना, इतना न्यूटन फोर्स आ गया हमारा। चलो भैया हमारा फोर्स आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमको ये जो करंट है ये इसके वेट को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि एफ एम, अगर हम इसको एफ एम मान लेते तो इसको हम एफ एम मान लेते। ठीक है, तो ये जो एफ एम है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके वेट के बराबर होना चाहिए वायर के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 0.02 इंटू 6 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू आई इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है भाई, 2.5 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा, इंटू 9.8, क्या 10 रख देते हैं भाई, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी हमारी। ठीक है, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ और आई की वैल्यू एक तरफ ले जाओ, आई को एक तरफ ले जाओ, सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ, तो कैलकुलेट काटापीटी करने के बाद आई जो हमारा आ रहा होगा करंट, दैट विल बी 108.3
एम्पियर बेटा, ठीक है। सारा कुछ आप लोग कैलकुलेशन जरूर करना, क्योंकि कैलकुलेशन विल मेक यू परफेक्ट। कैलकुलेशन करने से आपको आदत लगेगी इस चीज़ की, तो कैलकुलेशन से आप भागोगे नहीं और आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर मतलब कोर्स के ऊपर हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे सिंगल अगर वायर पे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस पर हम दो कंडक्टर को रखेंगे, ठीक है। दो कंडक्टर के वजह से जो हमारा जो पैरेलल कंडक्टर वाला था, याद करो कॉन्सेप्ट, हम वो वाला करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।